Okay, let's move on to the question number 10th, and the question says you need to calculate the binding energy of oxygen nucleus from the data that has been given below. Now student, this is a very interesting question and a very common question also. Why common? Most of the time in nuclear physics or from the chapter of nuclear physics you get this type of question, which is based on calculation of the binding energy, or might be sometimes a theoretical question on drawing the binding energy and important characteristics of the binding energy curve. तो बच्चों ये क्वेश्चन काफी कॉमन क्वेश्चन है, इस वजह से मैं चाहूंगा कि जब कभी भी आप बाइंडिंग एनर्जी या न्यूक्लियर फिजिक्स को तैयार कर रहे हो तो उस न्यूक्लियर फिजिक्स के टॉपिक में आपको बाइंडिंग एनर्जी का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जरूर तैयार करना है। मैं लिख देता हूं ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में बच्चों जो टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंस लेके आते हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो बाइंडिंग एनर्जी, डेफिनेशन एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। प्लीज डू प्रैक्टिस दिस। डेफिनेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी इंपॉर्टेंट है। आपको रेगुलर बेसिस पे काउंसिल के पेपर में मिलेंगे क्वेश्चंस बच्चों। तो बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड आपको डेफिनेशन चाहिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को प्रिपेयर कर लेना चाहिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरी चीज जो आती है इसी चैप्टर में न्यूक्लियर फिजिक्स में वो है डिसइंटीग्रेशन एनर्जी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बच्चों। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिसइंटीग्रेशन एनर्जी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। तो अगर आपने बाइंडिंग एनर्जी प्रैक्टिस कर लिया, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर लिया, तो आप एक्सपेक्ट करिए 2 to 3 मार्क्स आपका डायरेक्टली तैयार हो गया। 2 to 3 मार्क्स, 2 और 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन जनरली आपके पास मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी चीज न्यूमेरिकल फिजिक्स में जो दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है डेफिनेशन ऑफ 1U। 1 मार्क के लिए आप इसको इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। रिलेटिंग 1U विथ kg, या बच्चों रिलेटिंग 1U विथ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक और ऐसा टॉपिक है जो कि बच्चा जनरली नहीं तैयार करता और छोड़ देता है, तो उसमें उसको लॉस होता है। तो मैं चाहूंगा कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर तो इस टॉपिक को भी रिव्यू जरूर कर लेंगे। फिर यहां से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनहिलेशन से रिलेटेड। तो पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, पेयर एनहिलेशन क्या होता है, डायग्राम एंड इक्वेशन, तो ये भी जरूर प्रिपेयर करके चलिएगा। ये आपको एटलीस्ट 1 मार्क या फिर मैक्सिमम 2 मार्क्स के बीच में आता ही आता है। और बच्चों फिर लास्ट में न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व, तो ये एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये थ्योरेटिकल है और ये कम से कम 3 मार्क्स वेटेज का आपके पास अवेलेबल हो सकता है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंस लेते थे न्यूक्लियर फिजिक्स के, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है फॉर आईएससी फिजिक्स। तो इस चीज को आप ध्यान रख के चलिएगा। सर ऑल दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर आईएससी फिजिक्स। ओके बच्चों, अब coming back to this particular numerical problem. So in this particular numerical problem you have been given with oxygen atom, that is 1608. Now student, the number on the top is called as nucleon number। ठीक है, तो ये जो नंबर टॉप पे लिखा होता है इसको न्यूक्लियन नंबर कहते हैं। मास नंबर भी लोग कहते हैं इसको, लेकिन हम लोग फिजिक्स में इसको न्यूक्लियन नंबर कहना पसंद करेंगे। और न्यूक्लियन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके न्यूक्लियन नंबर की। तो दिस नंबर इज नथिंग बट न्यूक्लियन नंबर। और बच्चों जरा इसी के नीचे जो ये नंबर लिखा हुआ 8, ये कहलाता है एटॉमिक नंबर। तो दिस इज एटॉमिक नंबर, और ये एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो बच्चों अब आपके पास इस सिंबल से आपको दो डेटा मिल जाते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 8
और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे न्यूक्लियॉन नंबर, यहां से देखिए ना, न्यूक्लियॉन नंबर क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन था, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी न्यूक्लियॉन नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो बच्चों न्यूक्लियॉन नंबर कितना दे रखा है 16 माइनस 8, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए आपके पास 8। तो इस तरीके से आपने दो बड़े इंपॉर्टेंट डेटा फाइंड कर लिए हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है गिवन प्रॉब्लम में। ठीक, मैं मार्किंग स्कीम के ऊपर बाद में डिस्कशन करूंगा, मैं पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका सिखा देता, देन आई विल कम बैक टू द मार्किंग स्कीम पार्ट। सो once I have got the number of protons and number of neutrons, then I will try to find out the collective mass of the nucleus, collective mass या expected mass of the nucleus, expected mass of the nucleus। अब ये कलेक्टिव मास क्या है, यानी जो न्यूक्लियॉन्स है यानी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन का कलेक्टिव मास कितना आता है। तो चलिए वो कैलकुलेट करते हैं, कलेक्टिव मास या एक्सपेक्टेड मास, इसको हम सिग्मा एम से डिनोट करेंगे। तो सिग्मा एम को कैलकुलेट करते हैं, तो सिग्मा एम क्या हो जाएगा, सिग्मा एम हो जाएगा जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है हमारे पास 8, और उनका कितना मास है बच्चों, एक प्रोटॉन का मास है 1.007825 U, प्लस ये तो हो गया प्रोटॉन्स का मास, और कितने न्यूट्रॉन्स है इस केस में 8 ही न्यूट्रॉन्स है, तो 8 इंटू 1.008665। अब इसका कलेक्टिव मास यानी कि एक्सपेक्टेड मास हम लोग यहां से कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आप लोग अपने अपने कैलकुलेटर्स उठा के कैलकुलेट कर लीजिए, मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख दूंगा। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस कम्स आउट टू बी 16.13192 बच्चों। आप कैलकुलेटर से एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा मैंने जो कैलकुलेशन करी वो सही है कि नहीं, आप भी कैलकुलेशन करके इसको जरूर चेक करिए। अब बच्चों ये तो एक्सपेक्टेड मास है, यानी जितने प्रोटॉन्स जितने न्यूट्रॉन्स दिए हुए हैं उनका कलेक्टिव मास, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को अब हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो बच्चों जो कलेक्टिव मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स है ये, तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, कलेक्टिव मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स को फाइंड कर लेना है, कलेक्टिव मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स को फाइंड कर लेना है। Once we have found out this collective mass of the nucleons, then you should try to find out the mass defect। अब बच्चों ये mass defect क्या होता है, denoted by symbol delta m। जो mass defect होता है वो होता है difference in the expected mass and the actual mass, और या observed mass। तो बच्चों हमारा जो expected mass है वो और जो actual mass जो या observed mass है वो, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसे हम कहते हैं मास डिफेक्ट। तो अब देखिए ये हमारा एक्सपेक्टेड मास था और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमारा ऑब्जर्व्ड मास है, इन दोनों का डिफरेंस हम लोग फाइंड करेंगे तो वो हमें मास डिफेक्ट दे देगा, और ये डिफरेंस लेट्स कैलकुलेट इट आउट एंड लेट्स सी हाउ मच इज दिस पर्टिकुलर डिफरेंस इज 15.994915 U। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं, आप भी सॉल्व करते चले साथ में, सो दैट यू ऑल्सो कम टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दीज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। गो अहेड। सो दिस डेल्टा m comes out to be 0.13705U। या approximately you can say this comes out to be 0.137U। ठीक बात है बच्चों, दोनों में से कोई भी आप डेटा स्टेट करना चाहें आप कर सकते हैं। So delta m comes out to be this much value। Now once I know delta m, then I can calculate the binding energy as simply delta m into 931 million electron volt, या delta m can be also multiplied by, or binding energy can also be written as delta m into 931.5।
मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों ये जो दोनों एक्सप्रेशंस में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, काउंसिल में ज्यादातर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए जो कन्वर्जन फैक्टर दिया जाता है वो 931 होता है। सो दैट्स द रीजन व्हाई आई मेंशन इट एज 931। अब बच्चों बाइंडिंग एनर्जी क्या दे रखी है, क्या निकल के आएगी, डेल्टा एम आपने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 0.137 multiplied it by 931 and you will get the binding energy in million electron volt. This on solving comes out to be 127.55 million electron volt या simply 127.6 million electron volt. So that is what was the answer expected from you. Let me just go ahead with the distribution of marks in this particular numerical problem. Generally how it is going to be done. See, this year, that is in the year of 2020, this question was of 2 marks. So what happened, this step marks was not allocated. Mostly this question comes for 3 marks. बच्चों mostly ये question 3 marks का question होता है, तो ज़्यादातर cases में क्या होता है, 1 marks is always allocated for calculating the expected mass. Then 1 marks is always allocated for calculating the mass defect, and then last 1 marks is there for binding energy calculation. तो ये जनरल मार्किंग स्कीम होती है बच्चों इसको तरह के क्वेश्चन की। इस साल यानी ईयर 2020 में काउंसिल ने इस 1 मार्क को ऑब्सलीट कर दिया था। उसने सीधे सीधे बाइंडिंग एनर्जी में सीधे सीधे मास डिफेक्ट निकालने का 1 मार्क दे दिया, और फिर लास्ट में 1 मार्क्स फॉर कैलकुलेटिंग द बाइंडिंग एनर्जी इटसेल्फ। तो इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था। मैं आपके सामने वो मार्किंग स्कीम को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ले आ देता हूँ। तो आप देखेंगे मार्किंग स्कीम के हिसाब से डायरेक्टली इन्होंने ये फॉर्मूले से बाइंडिंग एनर्जी का कैलकुलेशन के ऊपर 1 मार्क्स दिया है। आप देख सकते हो ये 1 मार्क डायरेक्टली एलोकेट हुआ इतने सारे पार्ट के लिए। So if the child has calculated correctly the binding energy, mass defect, he would be awarded with the 1 marks. And then using this concept of binding energy formula, that is mass defect into 931, that is this particular formula, and coming out with this actual answer should be awarded with another 1 mark. So that is how the marks were distributed for this particular numerical problem. एक्सपेक्ट करता हूं कि इस सोल्यूशन ने आपको एक्सप्लेन कर दिया होगा कि किस तरह से आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालना है फॉर एनी गिवन न्यूक्लियाई।